तो इसमें आपने 70 मिनट बर्बाद कर दिए 11 मार्क्स लिखने में। 80 मिनट में आपने पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए 5 मार्क्स के लिए। तब आपके पास 30 मिनट बचेंगे, यानी प्रत्येक 1 मिनट में आपको 3 मार्कर्स लिखना है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये लो भैया 50 शब्द में कांड कर दिया हमने। सर आपने कहा था मैप बनाना है। अब इतनी स्थलाकृतियों का मैप बना लोगे का? एक आध स्थलाकृति हो तो बनाओ, हर जगह मैप थोड़ा ना घुसेड़ते घूमोगे, बुद्धि का प्रयोग होगा ना वहाँ पे। ये केमिस्ट्री के प्रयोग जैसा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर एक भी फॉर्मूला वहां तुमने गलत कर दिया तो एग्जाम हॉल में ऐसा ब्लास्ट होगा कि तुम्हें अगली साल फिर से आकर उसी एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा, और फिर आप हमको ब्लेम करेंगे कि सर हमने आप पर यकीन करा और हम सफलता नहीं ले पाए। नो डाउट आप वेदांत पर यकीन कीजिए, क्वालिटी का मतलब ये वेदांत है। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सब लोगों का वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वेदांत एकेडमी के द्वारा जो आपको आंसर राइटिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इसका यही इंटेंशन है कि जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हो वो बहुत सही डायरेक्शन में और टू द पॉइंट हो। वेदांत एकेडमी का हमेशा से मानना है कि जो बच्चा MPPSC मेंस दे रहा है वो बहुत समझदार होता है। बस हमारा ये कोशिश है कि जो बच्चा समझदार है वो गलत दिशा में अपनी आंसर राइटिंग ना करे। हम लोग केवल आपको दिशा देने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इस दिशा पे चलना चाहते हो या नहीं। आंसर राइटिंग की जितनी भी क्लासेस हैं, सभी जो विशेषज्ञ हैं अपने अपने विषयों के, वो यही भरकम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी दिशा गलत ना हो जाए कहीं। और दिशा गलत होने का एक सबसे प्रमुख कारण है गागर में सागर भरना। क्योंकि 2020 से पहले जो 6 नंबर का प्रश्न पूछते थे उसके लिए वो लोग 100 शब्द देते थे। हमारे पास आज़ादी थी। अब 2020 के बाद वो 5 नंबर का प्रश्न पूछते हैं और शब्द यूज करते हैं, अधिकतम शब्द 50 आप प्रयोग कर सकते हो। तो बड़ा चैलेंज हो गया कि गागर में सागर कैसे भरें। और हम लोग इस चैलेंज को बखूबी स्वीकार करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास कला है तो फिर किसी भी प्रकार की चुनौती से हम खेल सकते हैं। और इस बार तो उसने हमें लाइनें दे दी हैं कि जब 5 नंबर का प्रश्न लिखने जाओ तो 9 लाइनें मिलेंगी, तो उस लाइनों का हमें भरपूर यूज करना है। और एक बात ध्यान रखना कि यदि लाइनें पर्याप्त रूप से यूज कर ली हैं तो लाइनों के नीचे लिखने का प्रयास ना करें, यानी अंतिम लाइन के नीचे ना लिखें। अगर आप लिखते हैं तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, वहां पर नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ऐसी नौबत ना आने दें कि अंतिम लाइन में भी जाके आप कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूं, इसलिए मैं अंतिम लाइन पे लिख रहा हूं या लिख सकता हूं समझाने के लिए, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप अंतिम लाइन में शब्दों के चयन का प्रयोग ना करें। चलो हम भूमिका बनाते हैं। 5 मार्कर्स के लिए जो हम भूमिका बनाने वाले हैं उसमें आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आएगा। सबसे पहला प्रश्न आएगा, समय का प्रबंधन कैसे करें। दूसरा प्रश्न आएगा, प्रश्न का प्रबंधन कैसे करें। और तीसरा प्रश्न आएगा, शब्दों का प्रबंधन कैसे करें। और ये जो मैं बातें बोलने वाला हूं वो 5 अंक और 11 अंक के लिए बोल रहा हूं। सबसे पहले समय के प्रबंधन की बात करता हूं मैं आपसे। मैं मान के चलता हूं कि मैं ये यूनिट 1 की बात कर रहा हूं। यूनिट 1 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। प्रत्येक पार्ट में 5 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट में 6 क्वेश्चन हैं। इस हिसाब से पार्ट ए में 30 क्वेश्चन और पार्ट बी में 30 क्वेश्चन। तो पहले पेपर में जो आप लिखोगे उसमें हमें कुल 60 क्वेश्चन हल करने हैं। 3 घंटे में हल करने हैं, इसका मतलब 180 मिनट है। एवरेज देखें तो कुछ तुम्हें 3 मिनट प्रति उत्तर लिखने को मिलेगा। फिर निष्कर्ष ये निकालो कि जो 10 क्वेश्चन हैं वो 11 नंबर के हैं।
जो 20 क्वेश्चन है वो 5 नंबर के हैं। टोटल मैं 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 यूनिट का मतलब एक पहले पेपर की बात कर रहा हूँ सभी यूनिटों को मिला के, क्योंकि पहले पेपर में टोटल कितनी यूनिट है तुम्हारे पास, 10 यूनिट है। और प्रत्येक यूनिट में कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं। तो इस हिसाब से कितने क्वेश्चन आने चाहिए, 60। 60 में से प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 11 नंबर का, तो इस हिसाब से 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन 11 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछेगा और 3 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको मैनेज में ऐसे करवाना चाह रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप 70 मिनट में ये 11 नंबर के अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर जब आप 5 मार्कर्स लिखने के लिए आओ तो 4 मिनट के अंदर आपको लिखना है इसको। तो इसमें आपने 70 मिनट बर्बाद कर दिए 11 मार्क्स लिखने में। 80 मिनट में आपने पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए 5 मार्क्स के लिए। तब आपके पास 30 मिनट बचेंगे, यानी प्रत्येक 1 मिनट में आपको 3 मार्कर्स लिखना है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? यही चैलेंज है जो समय प्रबंधन को बताता है, और आपको अलार्म रख के ये काम करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन लिखो अलार्म रख के लिखो। अगर आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर पेपर को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे और आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सर जो क्वेश्चन आता है उसमें कई सारे प्रश्न पुछल्ले होते हैं, उनसे परेशान नहीं होना। एमपीपीएससी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता। फिर भी तुम्हारे अंदर एक मनोभावना बनी रहेगी, सर वर्णन कैसे लिखें, टिप्पणी कैसे लिखें, व्याख्या कैसे करें। जो मैं ये शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ इनके ही मैं प्रश्नों के हल कराऊंगा। जैसे मान लो एक प्रश्न में लिख रहा हूँ वर्णन, अरे वर्णन या विवरण एक ही बात है। आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए उसके शब्द में लास्ट में लिखा है वर्णन करो, इसका मतलब है वो जैसा है उसके बारे में वैसा ही लिख दो, अपना ज्ञान मत देना उसमें। और वर्णन और विवरण देते समय फैक्टों का इस्तेमाल करो एमपीपीएससी में दम से। जिस क्वेश्चन में वर्णन फर्णन आ जाए इसका मतलब दम से फैक्ट देना है, पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसा है सब्जेक्टिव नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन में जाता है। वो तुम्हारे विचार नहीं मांग रहा है, तुमने जहां से पढ़ा है ना, जिस नोट से जिस किताब से, रगड़ दो वैसा, छाप दो, रट के आए हो जो मैं फैक्ट के, खत्म। फिर इधर आ जाओ, व्याख्या करो। ये हिंदी फिंदी में या इतिहास इतिहास में ज़्यादा पूछा जाएगा। व्याख्या का मतलब जो मास्टर साहब ने तुम्हें क्लास में सरल भाषा में समझाया ना, वो छाप के आओ, किताबी भाषा मत लिख के आना। और छापते समय जो प्रश्न पूछा गया है उसकी बुराई मत करना कि हाय इसमें ये कमी है, हाय उसमें वो कमी है। तो ये व्याख्या में आ जाएगा। आलोचना, आलोचना करते समय उसके गुण लिखो, उसके दोष लिखो। आलोचना में दोष ज्यादा लिखना, मतलब गुण इज लेसर देन दोष। और मूल्यांकन, आलोचना और मूल्यांकन मेरे को तो एक ही जैसा लगता है, सही बताऊं तो। इसमें भी गुण दोष लिखना है, पर पक्ष या विपक्ष में लास्ट में निर्णय देना होगा। वो कहता है ये मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, मैं चलो कह रहा हूं मनरेगा का मूल्यांकन करो। तो पहले ये बताओ मनरेगा में फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, मनरेगा अच्छे से नहीं चल रहा है, ये दोष हो गए। जब फालतू का पैसा खर्च हो रहा है तो काहे चला रहे हो, इससे रोजगार मिलता है, रोजी रोटी चलती है। तो इसके गुण भी हैं दोष भी हैं। तो अब तुम बताओ, अगर कोई चीज़ खराब है पर तुम्हारा काम चला रही है तो है तो तुम्हारे काम की ना। तो अंत में तुम क्या निष्कर्ष निकालोगे, मनरेगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस वही पक्ष या विपक्ष में जो तुम लिख के आते हो वो मूल्यांकन है। तो सर ये टिप्पणी क्या होता है, टिप्पणी कैसे करते हैं? टिप्पणी का मतलब सिंहावलोकन, ना विरोध में जाओ ना समर्थन में जाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ। और लिखते हुए देखो मैं कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा हूँ। सिंहावलोकन, सिंह कैसे चलता है, शेर चलता है पीछे देखता जाता है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो टिप्पणी टिप्पणी आ जाए, देख लो कोई फैक्ट फैक्ट छू तो नहीं है मुझसे, सिक्वेंस तो गड़बड़ नहीं हो गया, बस बहुत आसान है। इनके चक्कर में फंसना नहीं है। समझ में आ रहा है? 50 शब्दों में, वहां क्या कत्थक थोड़ा ना करवाएगा वो तुमसे।
बुद्धि का प्रयोग करना वहाँ। अब हम मुद्दे की बात करते हैं जो आपको मार्गदर्शन देगी कि कितना मितव्ययी बनना है हमको। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करने जाएं तो आपके इमेजिन क्या कर रहे हो कि किसी क्वेश्चन को देख के दिमाग में कौन कौन से शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहते हो। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप ये समझें कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, अगर वो क्वेश्चन 11 नंबर का है तो ये कंपलसरी है कि आप उसमें परिचय और परिभाषा देने या तो उसका परिचय देंगे आप या उसकी परिभाषा देंगे, कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप 11 नंबर के क्वेश्चन में परिचय या परिभाषा को स्किप करके लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप मूर्खता कर रहे हो। 11 नंबर में विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन की प्रकृति वैसी होगी कि जब आप तक भूमिका नहीं बनाएंगे उसका उत्तर का काया आप लिख ही नहीं पाओगे। तो सर परिचय में क्या करना है भैया? 11 अंक वाले में तुम्हें मैंने 200 रुपए दिए हैं, यानी 200 शब्द हैं, और तुम मेला घूमने जा रहे हो। मेला में इतनी दुकानें हैं, रुपया तुम्हारे पास 200 हैं। ये तुम्हारे इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि तुम किस दुकान में कितना पैसा उड़ाते हो, और तुम जिस दुकान में जितना पैसा उड़ाओगे तुम्हारा बिहेवियर हमें वैसा ही समझ में आएगा। इसका मतलब तुम्हें पैसे उड़ाने की कला ही नहीं है और तुम्हें पैसे की कदर भी नहीं है, तो हम तुम्हें अधिकारी नहीं बनाएंगे। तो बस मैं अगर एग्जामिनर हूं तो ये चेक करना चाह रहा हूं कि तुम्हें, अगर हमने अय्यासी करने के लिए 200 रुपये दिए तो तुमने किस दुकान पे वो पैसा उड़ाया है और कितना उड़ाया है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ किस तरीके से उड़ाया है। तो तुमने क्या किया, जो 20 रुपए थे यानी 20 शब्द थे, तुम 20 शब्द को बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी डर के परिभाषा और परिचय में अब खर्च कर देना। ये मानो कि ये बहुत तगड़ा इन्वेस्ट है। पर अच्छी कला वो होगी और अच्छा कलाकार वो होगा कि जब ये 20 रुपए इसकी परिभाषा में खर्च कर रहा होगा तो खर्च करते समय ये ध्यान रखेगा कि जो मैं शब्दों का यूज कर रहा हूं उसका सीक्वेंस कैसा है, क्योंकि किसी भी उत्तर का जो प्रस्तावना होता है, आंसर उसी को पढ़कर जो आंसर चेक करने वाला होता है वो अपनी दिमाग में एक कॉन्सेप्शन बनाना शुरू कर देता है। तो जब तुम पहली बार इंटरेक्ट करो इस दुकान वाले से तो इससे इतने अच्छे से बात करो कि इसकी सबसे बेस्ट चीज तुम चुरा लो। जैसे फल की दुकान पे जाते हैं ना, तो हम चुनते हैं, सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो हम चयन करते हैं, हमें ये वाली सब्जी नहीं चाहिए भैया, ये आलू आपका सड़ा हुआ है, हमें ये आलू नहीं चाहिए। तो चयन परिचय में जिसने बहुत अच्छा किया है वो राजा हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा ये सब आपको, परेशान मत हो। मैं आपको चयन करना सिखाऊंगा जिससे आपका चयन हो जाए। 11 नंबर में दूसरा जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए आंसर राइटिंग में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो कि अगर क्वेश्चन में डिमांड है तो एक पॉइंट महत्व का जरूर डालना। वो डिमांड तुम्हें फील करनी पड़ेगी उस प्रश्न की। जैसे मान लो कि मैं कहूं प्रवाल व्यंजन को विस्तार से समझाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। अब प्रवाल व्यंजन में कहीं भी महत्व की बात नहीं आई, लेकिन प्रवाल व्यंजन का महत्व तो इसी बात से जाहिर हो रहा है कि उसने हमसे प्रश्न ही प्रवाल व्यंजन पूछा है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अच्छे बच्चों की तरह उसके हिडन जो साइकोलॉजी है उस क्वेश्चन की, अगर उसको ग्रैब कर लिया ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उसमें कहीं नहीं लिखा महत्व की बात। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि महत्व लिखते समय बड़ी सावधानी का प्रयोग करना।
ये केमिस्ट्री के प्रयोग जैसा है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर एक भी फॉर्मूला वहां तुमने गलत कर दिया तो एग्जाम हॉल में ऐसा ब्लास्ट होगा कि तुम्हें अगली साल फिर से आकर उसी एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा, और फिर आप हमको ब्लेम करेंगे कि सर हमने आप पर यकीन करा और हम सफलता नहीं ले पाए। नो डाउट आप वेदांत पर यकीन कीजिए, क्वालिटी का मतलब ये वेदांत है। इथिकल वैल्यूज मतलब वेदांत, बेस्ट क्वालिटी वेदांत, सटीक मार्गदर्शन वेदांत। वेदांत का मतलब पाठक सर। आप ट्रस्ट कीजिए, आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए, पर जो हम आपको सिखा रहे हैं वो अपना दिमाग खोल कर सुनिए। ट्रस्ट आंख बंद कर कर करो, वो जो सीख रहा है वो दिमाग खोल कर सीखो। क्या बंद करना है क्या खोलना है ये तुम सोच लो। तो यदि आपने कोरल का महत्व लिख दिया एक लाइन में कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए में, या फिर इन्हें हम समुद्र का बन कहते हैं, जो भी तुम्हें उसके बारे में समझ में आता है, अगर एक लाइन सिर्फ 10 शब्द में, और मैं कहूं उससे भी कम में, 10 शब्द का मतलब उससे भी कम शब्द में हमें महत्व की कहीं लाइन डाल देनी है। और कभी कभी ये होगा कि वहां पे महत्व की डिमांड नहीं होगी, वहां पे किसी और चीज की डिमांड होगी। जरूरी नहीं है कि हर मेहमान चाय पिए, कुछ मेहमान बेवड़े भी होते हैं, पर वो बेवड़े आके तुमसे दारू नहीं मांगेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी मनसा समझनी होगी। और अगर तुमने उसको दारू पिला दी तो वो खुश हो जाएगा। यही है आंसर राइटिंग का छुपा हुआ साइकोलॉजी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वाली चीज का उपयोग केवल 11 नंबर में ही होगा। अर्थात क्या हम परिचय लिखेंगे, लिखेंगे। क्या हम महत्व लिखेंगे, लिखेंगे। हर बार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आंसर डिमांड। आगे, उत्तर की काया। उत्तर की काया का मतलब है वधू को बुलाइए, कन्यादान का समय हो चुका है। ये जो आडंबर तुमने सजा के रखा हुआ है ना, उसका केंद्र बिंदु है उत्तर की काया। तो तुम मेला में जिसको देखने गए हो, सर्कस देखने गए थे, सर्कस में तुमने सॉफ्टी खा ली, सर्कस में तुमने पान खा लिया, तो उतना पैसा तो जेब में रखो कि साले सर्कस देखने गए हो तो सर्कस का टिकट तो खरीद लो, कि सबरा पैसा सॉफ्टी और पान में उड़ा दोगे। उत्तर की काया, इसके लिए 150 से ज्यादा पैसा अपने पास बचा के रखना है। दिमाग है, साइकोलॉजी गुणा भाग करते रहना कि हमने कितना खर्च किया, ये लिखते हुए प्रैक्टिस से आएगा। अब अगर आप जोड़ोगे 150, 170, 180, कितना बचा? तो तुम्हारे पास बचा सर 20 शब्द और बचे हैं, 200 हो जाएंगे, क्योंकि 200 से ज्यादा नहीं लिख सकते। पर इस शब्द को ऐसे समझिए कि उसने ऐसे कहा है कि अधिकतम 200 शब्द। इस शब्द पर ध्यान दो, अधिकतम 200 शब्द, न्यूनतम कुछ भी हो सकता है। और मैं हर बार मजाक में बोलता हूं कि मान लो 11 नंबर में एक प्रश्न आया और प्रश्न में लिखा था कि तुम्हारा नाम क्या है, विस्तार से चर्चा करें, और सामने लिखा है अधिकतम 200 शब्द। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में वो कहना चाह रहा है अधिकतम 200 है, न्यूनतम जो मर्जी वो लिख देना, 180 लिख देना, 170 लिख देना। मैं एक हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूं, आप भी ऐसा करके नहीं आओगे, मैं उस अर्थ का अर्थ समझा रहा हूं। तो उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कह दिया मेरा नाम ची है, कथम उत्तर। अब मैं क्या करूं, मेरा नाम ही ची है, इससे ज्यादा कोई नाम ही नहीं है मेरा, तो मैं अब कहां से बाकी शब्द लाऊं 199? तब मैं उस पर यह बोल सकता हूं कि दादा आपने कहा था अधिकतम 200 शब्द, न्यूनतम की तो बात ही नहीं की आपने।
फिर भी आंसर राइटिंग करते समय हम समझदारी ये दिखाते हैं कि हम 10 से 12% का एक गैप लेके चलते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, कोई प्रश्न 200 शब्द में नहीं आ पाता है तो हम 220 तक पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप 230 तक भी पहुंच जाओगे तो तकलीफ नहीं होगी। वो गिनने नहीं बैठा है, पर उसकी आप रिक्वायरमेंट पूरी कर देना अगर आपने खर्चा किया है तो। क्योंकि आपने जो 30 एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं वो कर्जा है तुम्हारा। तुम्हें दिए 200 थे, तुमने 30 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो ये कर्जा तुम्हें तब माफ किया जाएगा जब तुम इसे खुश कर दोगे। कोशिश ये रखना कि जो बात बोली गई है उसी बात के इर्द गिर्द रहें, उनके बातों का उल्लंघन ना करें, अनुशासन ना भंग करें, है ना। वो आप देखना चाहते हैं कि आप मितव्ययी व्यक्ति हैं या नहीं। फिर जो 11 नंबर में प्रश्न आएगा उसमें एक तुम्हारा थॉट देखना चाहेगा वो, और थॉट बहुत कम बच्चे डालते हैं क्योंकि थॉट है ही नहीं है उनके पास। उनके पास तो फैक्ट है और उन्हें लगता है कि फैक्ट से जंग जीती जा सकती है। नो डाउट फैक्ट से एमपीपीएससी की जंग जीती जा सकती है, पर वो जंग तुम्हें राजा बनाएगी ये जरूरी नहीं है। हर बार उस फैक्ट से तुम एसडीएम बनो ये जरूरी नहीं है। पोस्ट मिलेगी पर वो पोस्ट नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए फैक्ट के साथ अपने कॉन्सेप्ट भी लेके जाओ, एक बार में एसडीएम बनोगे। तो किसी भी एग्जाम में जब जाते हो उसका आंसर देखते हो या टेस्ट सीरीज लगाते हो, उसका कोई क्वेश्चन देखते हो मेंस का, तो उसका फ्रेमिंग दिमाग में बनाओ कि अगर मैं इसमें कोई भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण लिखना चाहूंगा तो इसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है। अब सर कोरल को देख के कौन सा हमारा भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण समझ में आता है? कोरल को देख के कोई भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण समझ में आ रहा है क्या? और अगर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण समझ में आ रहा है तो एक लाइन में कहीं आपको चिपकाना पड़ेगा। और फाइनली जब आप भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण में 10 शब्द बर्बाद करेंगे तो मैं ये चाहूंगा कि 1 से 1.5 लाइन में यानी 10 से 15 शब्दों में आप निष्कर्ष को लिख कर आए। निष्कर्ष हर बार लिखा जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रस्तावना 11 नंबर में या परिचय या परिभाषा हर बार आएगी। रेयर ही कोई क्वेश्चन बहुत खतरनाक टाइप का आ जाए, जैसे यही प्रश्न आ जाए 11 नंबर में कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान क्यों पाया जाता है, और आप 11 पॉइंट लिखना चाह रहे हो, तो इसमें निष्कर्ष को लेकर चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, पर परिचय तो देना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है चीजों को समझने का, 11 नंबर को हैंडल करने का। मैं फिर से बोल रहा हूं ये एक प्रकार का प्रयोग है। अगर इस प्रयोग को आप अच्छे से नहीं कर पाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। यह प्रयोग किसी ट्रेंड व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करें, इसे अकेले घर पर करने की कोशिश ना करें। चूंकि ये खिलौना मेरा है, मुझे ये खिलौना चलाना आता है, तो जब तक ये वीडियो मैं पूरी तरह से कंप्लीट ना करूं आंसर राइटिंग का, तब तक इस खिलौने को अकेले में इस्तेमाल ना करें। पहले इस खिलौने के पूरे दिशा निर्देश पढ़ लें, बाद में आकर कुछ भी बोलते घूमोगे कि वो वाले मास्टर साहब जो थे उनने हमें ये बताया बवंडर और हम प्रयोग करके आए, हम सफल नहीं हुए। ये केवल ये बता रहा है कि आप मितव्ययी कैसे हो सकते हैं। आपको शब्दों का प्रबंधन करना बता रहा हूं मैं, शब्दों को प्रेजेंट करना नहीं। आगे चलो। सर अगर 5 नंबर में आए तो सर क्या कांड करें? पहले तो कैंसिल करो। सर क्या? ये ध्यान रखना है कि ये 2 कांड तो नहीं करने हमें। अच्छा मार साहब, सर फिर बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पे इतने शब्द यूज करने हैं प्लस, यानी कि आंसर की बॉडी में 35 शब्द आने चाहिए। अच्छा मार साहब, अब तुम्हारे पास 15 शब्द हैं।
अब 15 शब्द हैं तो कभी परिचय लिखोगे, कभी नहीं लिखोगे। तो अगर परिचय लिख रहे हो तो फिर निष्कर्ष नहीं लिख सकते, और परिचय नहीं लिख रहे हो तो निष्कर्ष लिख सकते हो। और अगर दोनों लिख रहे हो तो 7 से 7 शब्द, यानी इसमें भी 10 शब्द, इसमें 7-8 शब्द। क्योंकि तुम्हारे पास 15 है, मैं 5 और बढ़ा दे रहा हूं तुम गरीबों के लिए, अब 20 शब्द मान लेता हूं मैं। तो तुम्हें इसको कहां खर्च करना है वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यह दुर्रामा नहीं होगा। परिचय लिखा जा सकता है समय देखकर, क्वेश्चन की डिमांड देखकर। भविष्योन्मुखी कोण कतई नहीं लिख सकते, महत्व है तो कतई नहीं लिख सकते। निष्कर्ष लिखा जा सकता है, मेरे शब्दों को सुनना। अब मैं कहता हूं मौलिक अधिकार की विशेषताएं लिखिए, और तुम लोग जबरन उसमें निष्कर्ष घुसेड़ने की कोशिश करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी आपको। निष्कर्ष यह निष्कर्ष निकालेगा कि तुम्हें निष्कर्ष लिखना आता है कि नहीं। इधर आ जाओ 3 नंबर में। जैसे ही तुम 3 नंबर की तरफ आओगे, जितने कैंसिल कर सकते हो करते जाओ, हटाओ 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 हटाओ। कितना डब्बा बचा सर? 1। हटाओ। ओनली डायरेक्ट उत्तर की काया, डायरेक्ट। यहां पे मैंने बताया कि कहां प्लस माइनस हो सकता है। तो ये जो मैंने प्लस माइनस शब्दों को बताया है, ये इसके लिए लागू नहीं होता है। सामान्यतः 11 नंबर के लिए लागू होगा, थोड़ा बहुत 5 नंबर के लिए लागू होगा। तो ये है शब्दों का प्रबंधन, कि आपको शब्दों का प्रबंधन करना कैसे है, कितना पैसा कहां खर्च करना है। आओ इन शब्दों के प्रबंधन का एक जीता जागता उदाहरण हल करते हैं। और तुम्हारे मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि मास्टर साहब एक आप प्रैक्टिस करके बता दो, फिर हम घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आ जाओ, हम तुमको प्रैक्टिस करके बताते हैं इस चीज के लिए। चलिए, इस 5 नंबर के प्रश्न को देखो आप। इस पे लिखा है हिमनद क्या है, मीन्स व्हाट इज ग्लेशियर। इसके द्वारा अपरदन जनित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टोपोग्राफीज कॉज्ड बाई इरोजन्स। 5 नंबर में है तो हमारी पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि पहले हम अंडरलाइन करें, क्योंकि आंसर राइटिंग करने का पहला कला क्या है, क्या पूछा गया है उस पर फोकस करना है। तो जैसे ही आप आओगे यहाँ पे, पहला शब्द जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो है हिमनद। क्या है? काट दो, सब काटते चले जाओ। इनके काट दो, द्वारा काट दो, इसको पकड़ो, अपरदन जनित, ये दूसरा शब्द हो गया। तीसरा शब्द हो गया स्थलाकृतियां, और चौथा शब्द हो गया वर्णन। ध्यान रखना है इसके अनुसार हमें उत्तर लिखना है, हालांकि पीएससी में उतना मैटर नहीं करता, फिर भी वर्णन का मतलब मैंने बताया था कि जो पूछा गया है वैसा बता दो, फैक्ट एक्ट लिख दो, अपना ज्ञान मत डालना इसमें तुम, बस ही मैंने बात बताई है। तो हमको इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास एक हिमनद बचा, एक अपर्दन जनित बचा, और स्थलाकृति बचा। इस क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि हमें परिचय लिखना चाहिए, पर हम पर्चा लिखें किसका? या तो हमारे पास स्थलाकृति का पर्चा लिखने का मौका है, या अपर्दन का पर्चा लिखने का मौका, या हिमनद का। अब तुम ही बताओ, मैंने बोला था कि पर्चा लिखते समय अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना है। इन 3 शब्द में से तुम किसका पर्चा लिखना चाहोगे? तो मेरे हिसाब से तुम परिचय हिम्मत का ही लिखना चाहोगे, क्योंकि शुरू में पूछा ही उसने हिम्मत क्या है। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे क्रिस्टलीय तलछटियों में निर्मित ऐसी जलीय स्थलाकृतियां और इसको अंडरलाइन करेंगे सब बच्चे यूं, जहां कॉमा लगा के
वर्ष भर बर्फ रहती है। जहां वर्ष भर बर्फ रहती है। मैंने ये बताया था कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो परिचय जरूरी नहीं है हर बार दिया जाए, लेकिन 5 नंबर में तो बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ निष्कर्ष तो दे नहीं सकते, तो हम पूरा पैसा हमने परिचय में घुसेड़ दिया भाई। और जहां मुझे लगा वहां मैंने अंडरलाइन रगड़ दिया। मैंने खर्च कर दिए, शब्द गिन लो। मान लो एक लाइन में तुमने 7 8 शब्द लिखे, तो 8 दूनी 16 शब्द, लगभग 20 शब्द भी खर्च नहीं किए मैंने। अभी अभी मेरे पास माल बचा हुआ है 35 शब्दों का, आजाद हूं मैं। लाइनें दी गई हैं 9। कोशिश करना कि सभी लाइनों का यूज कर लो। और बचना यहाँ पे लिखने के लिए कुछ XYZ अगर लिखना चाह रहे हो तो इस वाली लाइन में लिखने से बचना। बस लिख दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, पर लिखने से बचना, चाहे वो 3 मार्कर्स हो चाहे वो 6 मार्कर्स हो। हालांकि हम आंसर राइटिंग करा रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको मैं क्लियर बोल रहा हूं कि कोशिश करना कि इसके नीचे लिखने से बच जाए। अब सर पहला पॉइंट तो उड़ा दिया सर अपन ने, हटाओ। अब दूसरा मुद्दा है कि क्या है अपर्दन जनित, ये तो कुछ लिखना ही नहीं है। बचा क्या हमारे पास, स्थलाकृतियां। लेकिन हिमनद में अपर्दन जनित शब्द को फोकस करना, उसने निक्षेपणात्मक नहीं पूछा है, अपर्दन जनित पूछा है। कुछ बच्चे कहीं ये ना लिख दें मिक्स करके, ड्रमलिन भी लिख दें, कैन भी लिख दें, हिमोड़ भी लिख दें। ड्रमलिन, कैम, हिमोड़ निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, तो 0 नंबर। एक भी निक्षेपण की आगे उड़ा देगा, 0 नंबर देगा। इसीलिए क्या पूछा गया है, 3 बार प्रश्न को पढ़ो। हमसे पूछा है अपर्दन से संबंधित स्थलाकृतियां। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, तो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, सीधे सीधे हम लिख रहे हैं। पहला, मैं लाइन बिल्कुल नहीं, कोई बर्बादी नहीं करना लाइन फाइन को। सबसे पहला हैंगिंग वैली, हिंदी में है तो हम लिखेंगे हिंदी में ही। लटकती घाटी, और ऐसे करके माहौल बना देना। अब समस्या है कि इसको समेटा कैसे, तो ऐसे समेटना है। सहायक नदी तल, कोमा, मुख्य तल से ऊंचा, फुल स्टॉप, एग्जाम्पल। खत्म बात यहां तक कि सहायक नदी तल जब मुख्य तल से ऊंचा होता है तब बनती है लटकती घाटी। और एग्जाम्पल में, अब चूंकि यहां पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में यहाँ पे शब्दों को समेट सकता हूँ, और नहीं तो फिर अगले शब्द में आओगे तो फिर वो लाइन खराब हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास अगर आप देखोगे, अगर इस लाइन का यूज करता हूँ तो फिर दूसरा नंबर यहाँ लिख सकता हूँ मैं, तीसरा यहाँ लिख सकता हूँ मैं, चौथा यहाँ लिख सकता हूँ मैं, और 5वां यहाँ लिख सकता हूँ मैं, तो भी मेरे पास है। तो अगर मुझे लटकती घाटी में ही इंप्रेस करना है तो वहां पे ये दिमाग भी चलाना, क्यों ना इस लटकती घाटी को ही मैं प्रॉपर लिख दूं। जैसे जब सहायक नदी का तल, कोमा, मुख्य नदी के तल से ऊंचा होता है, तब बनता है ये लटकती घाटी। उदाहरण बहुत जरूरी है, जिसने नहीं डाला उसका काम तमाम। उदाहरण इसका हो जाएगा योसेमाइट, कैलिफोर्निया। योसेमाइट, कैलिफोर्निया। दूसरा सर इसका कुछ हो सकता है, मुझे याद जो आ रहा है दूसरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एरीटे, इसको एरीट पढ़ते हैं, तो इसमें लिख देना कंघी नुमा संरचना।
या थोड़ा सा और अभी मेरे पास जगह बच रही है तो मैं कलाकारी कर सकता हूँ। सर्क के कारण निर्मित कंघी नुमा संरचना, कंघी या दराती नुमा, बस संरचना मत लिखो क्योंकि एग्जाम्पल लिखने के लिए हमारे पास, और यहां एग्जाम्पल में लिखोगे एरिटी में मोंटाना, बस एग्जाम्पल में क्या हो गया, मोंटाना। ये लो। एरिटी के बाद और क्या हो सकता है, रॉस मुटाने हो सकता है। अब तुम यार ये मत कहना कि मास्टर साहब आप 4 मिनट में लिखने की बोल रहे थे, खुद नहीं लिख पा रहे हो। हम माहौल बना रहे हैं, बोलो तुम भी बनाओगे वहां माहौल मेंस में बैठ के। रॉस मुटाने तो ऐसे लिखना, सिसर ने, कॉमा लगाना, भेड़ नुमा संरचना को कहा, फुल स्टॉप। और एग्जाम्पल केयर गुर्म, एग्जाम्पल तो भैया साथ साथ में चलेंगे। सिसर ने बोला है, कितनी बड़ी बात है, आप सिसर पे अंडरलाइन कर देना कि रॉस मुटाने मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, सिसर बोल रहे हैं। और मैंने कहा है ना जैसा हो वैसा लिख के आना, अपना ज्ञान मत देना। तो तुम कितना क्लियर बोल रहे हो कि मेरा कुछ नहीं है, जो है सब तेरा, मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वर्णन में अपने अनुसार नहीं, जो है एक्चुअल, किसके अनुसार, सिसर के अनुसार। राम जाने सिसर ने सही कहा है कि गलत कहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। पानी पीने दो मुझे तो, सब ऐसा ही काम है इन लोगों का। आगे और हॉर्न, तो हॉर्न में लिखोगे सर्क से निर्मित नुकीला शिखर, खत्म। और यहां एग्जाम्पल मैटर हॉर्न, और एक है फ्योर्ड, कटे छटे तटीय मैदान, एग्जाम्पल स्कैंडिनेवियन एरियाज। अब बताओ तुम इसमें कहाँ निष्कर्ष निकल सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, है कोई विकल्प यहाँ पे निष्कर्ष निकलने का। अगर मैं शब्दों को जोड़ूं तो देख लेते हैं, शब्द को जोड़कर क्या हमने कांड गलत तो नहीं कर दिया। 1 2, ये माँ मी के कु ये नहीं जोड़े जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये लो भैया 50 शब्द में कांड कर दिया हमने। सर आपने कहा था मैप बनाना है, अब इतनी स्थलाकृतियों का मैप बना लोगे का, एक आध स्थलाकृति हो तो बनाओ। हर जगह मैप थोड़ा ना घुसेड़ते घूमोगे, बुद्धि का प्रयोग होगा ना वहां पे। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए बाकी ज्ञान बाबा कल देंगे। चलो भागो यहाँ से।